हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल ऑन स्पॉट। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, 100% फोकस कर रहे होंगे। आप सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो रहने वाली है हमारी जो इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है। 200 इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज़ है, ये इसका आज पार्ट 5 रहने वाला है। तो इसमें हम लोग जो नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो आप क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाया हूँ। ये आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। जो हमारे फ्रेशर्स सिविल इंजीनियर्स रहते हैं, ठीक है, जो भी मतलब फ्रेशर्स रहते हैं, डायरेक्टली कॉलेज से निकलते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। और ये हमारा इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब हमारे पास कोई फ्रेशर सिविल इंजीनियर होता है, ठीक है, जो निकलता है, तो उसको ये क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए साइड पर जाके कि इन सब ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, उसको पूछे जाते हैं, जज किया जाता है इन चीज़ों के बेसिस पे कि कितना पता है उसको। तो ये सब चीज़ें जो उनको पता होनी चाहिए, जरूरी जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। और अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यूज़ में आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ओपीसी जो शॉर्ट फॉर्म होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, तो इसका मिनिमम क्यूरिंग पीरियड क्या रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मिनिमम क्यूरिंग पीरियड की कंक्रीट की, ठीक है, जब उसको हम लोग प्लेस कर देते हैं, तो अकॉर्डिंग जो हमारा आईएस कोड है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है IS 456/2000, उसके अकॉर्डिंग 7 डेज है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें जो जब हमारे पास क्या होता है, मिनरल्स एडमिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, एडमिक्सचर्स होते हैं या ब्लेंडेड सीमेंट होता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो एटलीस्ट 10 डेज तक रखना चाहिए। ठीक है, क्यूरिंग 10 डेज तक करनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो होता है। ठीक है, अब आपके माइंड से सवाल आ रहा होगा, क्वेश्चन आ रहा होगा कि ब्लेंडेड सीमेंट क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्लेंडेड सीमेंट की बात करें तो जब हम लोग जो सीमेंट की मिक्स है, सीमेंट को हम लोग मिक्स जो होती है, ठीक है, सीमेंट को अगर मिक्स करते हैं किसके साथ, हमारा फ्लाई ऐश हो गया, सिलिका फ्यूम्स हो गया, स्लैग हो गया, इन सब चीज़ों के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, सीमेंट को मिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब कि रिप्लेस कर रहे हैं सीमेंट को इसके साथ कुछ अमाउंट तक, जैसे 30% रिप्लेस कर दिया फ्लाई ऐश के साथ। ठीक है, इस तरीके से जब रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास जो सीमेंट बनता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लेंडेड सीमेंट। ठीक है, तो बेसिकली आज का अगर अभी आप देखें तो जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीमेंट को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सीमेंट की वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है, आपको पता है। ठीक है, तो ये रिलीज करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा, ठीक है, पोल्यूशंस वगैरह फैल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो रिप्लेस करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हेल्पफुल रहेगा और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल रहेगा। ना हमारी स्ट्रेंथ के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है और ना हमारा जो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू उसको भी कंसिडर करना है। इसलिए अभी हम लोग जो है रिसेंट हमारा जो रह रहा है, हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ब्लेंडेड सीमेंट क्या रहता है। तो इस केस में क्या रहता है कि एटलीस्ट 10 डेज तक हम लोगों को क्यूरिंग करनी होती है। अगर हम लोग बात करें कि जब हमारा जो है कंक्रीट है अगर एक्सपोज्ड है किसके साथ, ड्राई और हॉट वेदर कंडीशंस में एक्सपोज्ड है, तो इस कंडीशन में जो हम लोग क्यूरिंग प्रोवाइड करते हैं वो 10 डे से लेस देन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, मिनिमम 10 डे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अगर हमारी कंक्रीट मिनरल्स एडमिक्सचर्स जो या ब्लेंडेड सीमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो रहेगा, ठीक है, ड्राई और हॉट वेदर कंडीशंस में वो हो जाएगा 14 डेज़ का। तो इन ये सब चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। या IS 456/2000 कोड है, उसमें जो क्यूरिंग का हम लोगों को क्लास दे रखा है उसमें हमें मेंशन है, तो आप IS कोड में जाके देख सकते हो, उसमें आपको प्रॉपर ये चीज़ सेम चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आपके रेफरेंस के लिए प्रॉपर हर तरीके की, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर रेफरेंस के लिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, तो आप यहाँ से रेफरेंस से ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ हनीकॉम इन कंक्रीट। ठीक है, हनीकॉम क्या होता है कंक्रीट में। तो अगर हम हनीकॉम को सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये क्या होता है, जो हमारी वॉइड्स होती है ना, ठीक है, वॉइड्स प्रेजेंट हो जाती हैं किसमें, कंक्रीट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एयर वॉइड्स जो प्रेजेंट होती हैं उसको बोलते हैं हनीकॉम। ठीक है, और इसको हम लोग एयर पॉकेट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नाम अगर आपको किसी एग्जाम्स में जो हमारे एग्जाम्स रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, उसमें पूछा जा सकता है MCQ में कि हनीकॉम का दूसरा नाम क्या है, तो इसको हम लोग एयर पॉकेट भी बोल सकते हैं। बेसिकली जो एयर वॉइड्स हमारी प्रेजेंट रहती हैं कंक्रीट में उसको क्या बोलते हैं, हम लोग हनीकॉम बोलते हैं। ठीक है, और ये किस में कब फॉर्म्ड होती हैं, यूजली फॉर्म्ड होती हैं जब हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट की कास्टिंग करते हैं, तब फॉर्म्ड होती हैं। अब इसके कौन कौन से रीजंस हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो कि हमारे पास हमारा क्या है, पोर सैम्पलिंग है, ठीक है, सैम्पलिंग जो है प्रॉपर नहीं है,
उसके बाद में अगर हम लोग क्या करते हैं इनएक्यूरेट वाटर सीमेंट रेशियो यूज़ कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है हमारी जो वर्केबिलिटी है वो भी रिड्यूस होती है, ठीक है, पुअर वर्केबिलिटी रहती है। जहाँ फिर हम लोग जब प्लेसमेंट करते हैं ना रेनफोर्समेंट की, ठीक है, जब हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसकी रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते रेनफोर्समेंट वार्स की, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो है हनीकॉम्ब हमें देखने को मिल सकता है कंक्रीट में, ठीक है, एयर वॉइड्स जो है प्रेजेंट हो जाती हैं कंक्रीट में, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए आप यहाँ से रिफर कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग, ठीक है, जब भी हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं, ठीक है, कोई अब हमारा कंक्रीटिंग का वर्क चलता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, तो इन स्टेप्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला रहता है बैचिंग, बैचिंग के बाद क्या रहता है मिक्सिंग रहता है, मिक्सिंग के बाद क्या होता है ट्रांसपोर्टिंग होता है, ट्रांसपोर्टिंग के बाद में प्लेसिंग रहता है, प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्टिंग, कॉम्पैक्शन जो हमारा रहता है वो रहता है, फिर हम लोग क्या करते हैं क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग के बाद क्या करते हैं फिनिशिंग करते हैं। ये जो हमारे वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं टोटल कंक्रीटिंग प्रोसेस में, तो इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बैचिंग हो गया जब हमारा वॉल्यूम हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, वॉल्यूम बैचिंग या बेड बैचिंग जो हमारा रहता है। उसके बाद मिक्सिंग हो गया, मिक्सिंग करते हैं प्रॉपर मिक्स का, ट्रांसपोर्टिंग अगर किसी प्लांट पे बनाई जा रही हैं तो उसको ट्रांसपोर्ट करना अपनी साइड पे, उसके बाद प्लेसिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को प्लेस करना है, उसके बाद कॉम्पैक्शन करते हैं, प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग करते हैं, उसके बाद क्यूरिंग रहता है, क्यूरिंग करने के बाद फाइनली क्या करते हैं फिनिशिंग देते हैं। तो ये हमारे वेरियस स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं कंक्रीटिंग प्रोसेस में। तो अगर इनमें आपको कोई डाउट है, अभी आप जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे, अगर इनमें कोई आपको डाउट्स है समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके कोई जो डाउट्स है उसको क्लियर करेंगे। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ वाटर सीमेंट रेशियो, ये हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ये क्या होता है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर बेसिकली इसकी मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको तो आप बोल सकते हो जो हमारा वेट ऑफ वाटर होता है, जब उसकी हम लोग रेशियो लेते हैं वेट ऑफ सीमेंट से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं, किसमें कंक्रीट मिक्स में, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है वाटर सीमेंट रेशियो अगर हमारे पास हायर हो जाती है या लोअर हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है। अगर हमारे पास लोअर वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी जो कंक्रीट में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, मोर स्ट्रेंथ होगी और ड्यूरेबिलिटी होगी। लेकिन लोअर वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से क्या होगा, जो हमारी कंक्रीट है उसकी वर्केबिलिटी जो होती है वो क्या होती है लेस होती है, ठीक है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स विल बी लो होगी, मिक्स लो होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग मिनिमम इसकी बात करें तो 0.45 तक अगर आप रखोगे जो हमारी वर्केबिलिटी रहती है, अगर ऐसे देखें तो उससे क्या होता है वर्केबिलिटी भी प्रॉपर रहती है और हमारी जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है वो भी प्रॉपर रहती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करते हो अब 0.45 तो उससे क्या होगा हमारी जो वर्केबिलिटी है वो तो इंक्रीज़ होती जाएगी, जो हमारा कंक्रीट है वो तो वर्केबल होगा ही, लेकिन जो हमारी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, तो वो हमारे स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं रहता। उसकी वजह से अगर स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी उसकी ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होगी, एक तो लाइफ रिड्यूस होगी, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्रैक्स वगैरह आने की संभावनाएं जो है ज़्यादा हो जाती हैं, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अगर तो वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करने के और भी बहुत से तरीके हैं। क्या होता है कई बार हमें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो हमें वर्केबिलिटी को भी इंक्रीज़ करना होता है, तो वर्केबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम लोग क्या यूज़ ऑफ एडमिक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम लोगों को वर्केबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन यूज़ ऑफ एडमिक्चर्स, तो इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ शियर फोर्स, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप सब लोगों को बहुत से डाउट्स भी रहे होंगे इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमें बेसिकली स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, शियर फोर्स क्या होता है, तो इसको मैं आज आपको बताऊंगा। प्रॉपर एक डायग्राम लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करता हूँ और उसके साथ बताता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायग्राम ले लेता हूँ, एक बनाता हूँ। बेसिकली मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। मान लो जी हमारे पास क्या है एक बीम है, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये क्या है बीम है हमारे पास, ये जो पूरा एक बीम है, ठीक है, इसको अभी मैं निकाल दूंगा बाद में। तो एक बीम है, ठीक है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ये ठीक है, ये एक्सिस है सेंटर में, अभी आपको यहाँ पे लग नहीं रही होगी लेकिन मान लो आप इसकी ये क्या है सेंटर एक्सिस है, ठीक है, बीम की। इसमें अगर क्या होता है अगर हमारे पास टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इसमें एक्ट करती हैं, ठीक है, एक्ट करती हैं किसी बीम, ये मान लेते हैं ये बीम है, इस पर टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और ये बीम जो है इसके हम लोग यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है। अब इसको पॉजिटिव या इसको नेगेटिव जैसे हम मतलब लेट कर रहे हैं हम लोग, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्स है और ये नेगेटिव एक्स है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं ये, ठीक है।
तो एक फोर्स जो है इस तरफ खींच रही है, ठीक है, एक इस तरफ ले रही है, ठीक है, और इसके साथ में लॉन्गिट्यूडल के साथ जो एंगल बनता है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है, ठीक है ना, तो ये क्या बना रहा है, क्रॉस सेक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके, लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के साथ, ठीक है। तो इन दोनों के जब जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस बीम पे एक्ट करेंगी, और हम मान लो कि इसकी हम लोगों ने रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड कर रखी है, ये बीम जो है रोटेट नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से आप सोचिए क्या होगा, ठीक है। कहीं बीच में से मान लो यहाँ से ये क्या होगा, शेयर हो जाएगा, टूट जाएगा, और जब टूटेगा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है, जो इसकी फोर्सेस है, ठीक है, इस फोर्स की क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसका प्रॉपर अगर आप लोग देखो तो ये हमारा शेयर फोर्स होता है, जब हमारी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब हमारी एक्ट करती हैं, ठीक है, किसी मतलब सेक्शन के क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक्ट कर रही हैं, ठीक है, एट मतलब 90 डिग्री विद द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के साथ एक्ट करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द क्या होता है, शेयर होता है, ठीक है, बीच में से टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। तो आप इसको ये भी बोल सकते हो कि जब हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करती हैं, टेंजेंशियली एक्ट करती हैं रिजल्टेंट सेक्शन के साथ या पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ठीक है। टेंजेंशियल क्या होता है, मान लो अगर मैं उसको अगर आपको बताऊं, टेंजेंशियल एक्ट करती हैं तो उस केस में कैसे होगा, मान लो हमारे पास जो है पाव, आप सबने देखा होगा पाव भाजी जो होती है, तो पाव पहले एक मतलब एक सब मान लो आप कैसा आता है, जिस तरीके का हमारा जो होता है बीम होता है इसी तरीके का पूरा बीम होता है, तो पाव को हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा चाकू होता है, ठीक है, नाइफ होता है, तो उसके साथ काटते हैं। तो जब वो एक्ट करता है, जो नाइफ है वो कैसे एक्ट करता है, पाव के ऊपर टेंजेंशियली एक्ट करता है, ठीक है ना। तो उस तरीके से जब वो एक्ट करता है तो उस तरीके से जो हमारा शेयर ऑफ करते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी क्रॉस सेक्शन को शेयर ऑफ करते हैं, तो क्रॉस सेक्शन जो हम लोग काटते हैं, ठीक है, तो जो शेयर होता है तो उसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं शेयर फोर्स का, ठीक है। तो ये सब था ये शेयर फोर्स के बारे में, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब हमारे पास इस बीम के थ्रू कि जब हमारे पास कोई टू फोर्सेस होती हैं, जैसे ये फोर्सेस है और ये फोर्सेस है, एक्ट करती हैं, ठीक है, हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होती हैं, एक्ट करती हैं, तो उससे क्या होता है, एट द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के साथ 90 डिग्री पे एक्ट करती हैं, तो सेंटर से क्या होता है, बीम में शेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब अगर इसमें आपने रोटेशन प्रोहिबिटेड कर रखी है, ठीक है, रोटेट नहीं कर सकता ये, तो इससे क्या होगा, ये शेयर होगा, बीच में से कहीं ना कहीं से टूटेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। तो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, प्रॉपर डेफिनेशन आपको दे देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको अगर आप यहाँ से प्रिपेयर करते हो तो आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी इसको हटा देते हैं हम लोग पेन को भी। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गए प्रॉपर, टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट विच एक्ट्स टेंजेंशियली टू रिजल्टिंग सेक्शन और पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन एंड मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस एंड रिजल्टिंग इन शेयर ऑफ इज कॉल्ड शेयर फोर्स, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं बेंडिंग मूवमेंट की। बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, जब हमारे पास अगर मान लो कोई स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, ठीक है, बीम ही है, उसके ऊपर हमारी जो है एक्सटर्नल फोर्स या मूवमेंट हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसमें एक रिएक्शन जो है इंड्यूस्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो जो हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो क्या होगा, बेंड होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। ये सिंपल है कि जब भी हमारे पास कोई मान लो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस आप लगा रहे हो, मूवमेंट लगा रहे हो, उसकी वजह से उसमें कोई रिएक्शन इंड्यूस्ड होती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, वो बेंड होता है, ठीक है। तो बेंड होने की वजह से क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। तो सिंपल है ये, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोपिंग, ठीक है। कोपिंग क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बहुत से जो हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस में इंटरव्यूअर होते हैं वो आपको पूछेंगे ये क्वेश्चन कि कोपिंग क्या होता है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग कंक्रीट को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ऑन द एक्सपोज किसी में टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल पे प्लेस करते हैं, ठीक है, तो उसको जब हम लोग क्या करते हैं, कवरिंग करते हैं, ठीक है ना, प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कवरिंग करते हैं जो कंक्रीट हमने प्लेस की होती है, ठीक है, एक्सपोज सरफेस पे, ठीक है, जैसे टॉप ऑफ द वॉल पे हम लोग टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल पे प्लेस करी है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं कोपिंग, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप देख सकते हो, प्रोसेस ऑफ कवरिंग कंक्रीट प्लेस्ड ऑन द एक्सपोज टॉप ऑफ एन एक्सटर्नल वॉल इज नोन एज कोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज बिल्ट अप एरिया, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए बिल्ट अप एरिया हो गया हमारा, सुपर बिल्ट अप एरिया हो गया, ये क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग मैं बिल्ट अप एरिया की बात करूं तो बिल्ट अप एरिया क्या होता है, हमारा जो कारपेट एरिया होता है, ठीक है। अगर हम लोग जो कारपेट एरिया कौन सा होता है जिसमें हम लोग कारपेट बिछा सकते हैं, उसमें हम लोग प्लस कर दें जो हमारा वॉल्स के अंडर एरिया होता है, पिलर्स के अंडर एरिया होता है, डक्ट्स वगैरह के अंडर जो एरिया होता है, उसको हम लोग कारपेट एरिया के साथ प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास जो एरिया निकल के आता है वो कौन सा आ जाता है हमारे पास, उसको बोलते हैं बिल्टअप एरिया। और अगर हम बिल्टअप एरिया की बात करें तो ये 10% मोर होता है एज़ कम्पेयर टू कॉर्पोरेट एरिया, ठीक है, क्योंकि बॉल्स का एरिया भी इसमें कंसिडर कर लिया जाता है, उसके बाद में हमारे जो पिलर्स होते हैं, डक्ट्स वगैरह होते हैं, इनका एरिया भी कंसिडर कर लिया जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्टअप एरिया। जो भी मोस्ट IMP क्वेश्चन आपको बहुत से जो हमारे इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है इंटरव्यूज़ में, तो आपको इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि ये क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सुपर बिल्टअप एरिया। अब सुपर बिल्टअप एरिया कौन सा होता है, ये क्या करता है हमारा जो बिल्टअप एरिया कौन सा हो गया, कारपेट एरिया प्लस जो हमारे वॉल्स के अंडर एरिया रहता है, पिलर्स के अंडर एरिया रहता है, डक्स वगैरह के अंडर एरिया रहता है, वो वाला एरिया। और इसमें भी अगर हम लोग प्लस करते हैं जो हमारी बिल्डिंग एमिनिटीज़ होती हैं, जैसे हम लोगों ने पैसेज रखा होता है कोई, जैसे मतलब लिफ्ट के लिए, स्टेयर्स के लिए होता है, लिफ्ट्स हो गई हमारी, ये जो पैसेज होता है इसको भी अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, इस एरिया को भी ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल एरिया निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन आप दे सकते हो, इन इंक्लूड्स योर बिल्टअप एरिया प्लस द एरिया दैट यू यूज इन अ बिल्डिंग एमिनिटीज़ लाइक पैसेज टू लिफ्ट, स्टेयर्स, लिफ्ट्स एटसेट्रा, ये सब जो एरिया आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ हाइब्रिड फाउंडेशन, ठीक है। हाइब्रिड फाउंडेशन कौन सी होती है, अगर हम लोग हाइब्रिड फाउंडेशन की मैं बात करूं तो ये आपके लिए कुछ न्यू नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे डेफिनेशन न्यू लग रही होगी। इसमें क्या आ जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है, शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फाउंडेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी साइल होती है उसको हम लोग सपोर्ट करवाते हैं, वो से हम लोग क्या करते हैं कि मान लो उसके ऊपर हम लोग राफ्ट फाउंडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं और पाइल्स फाउंडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों को प्रोवाइड करा हुआ है, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया शैलो फाउंडेशन का और डीप फाउंडेशन का, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइब्रिड फाउंडेशन बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है कि शैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन क्या होता है, ठीक है। तो जी आप करेंगे मुझे कमेंट में मुझे बताइए आपकी शैलो फाउंडेशन क्या होता है, डीप फाउंडेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताइए और उसका रिलेशन क्या होता है डेप्थ और ब्रेड्थ के साथ। जो हमारी डेप्थ होती है और ब्रेड्थ के साथ एक रिलेशन रहता है, ठीक है। उसका एक केसेस में मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, डेप्थ ग्रेटर देन होती है ब्रेड्थ से, और एक केस में क्या होती है, डेप्थ लेस देन होती है, इक्वल टू होती है ब्रेड्थ के। तो दोनों केसेस कौन सा शैलो डेप्थ के लिए और कौन सा डीप डेप्थ के, डीप फाउंडेशन के लिए और शैलो फाउंडेशन के लिए है, तो ये आपको मुझे बताना है कमेंट्स में, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं हाइब्रिड फाउंडेशन की। अब ये यहाँ इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग जो हमारी सेटलमेंट होती है ना, सेटलमेंट हो जाती है, ठीक है। अगर साइल हमारी पोर होगी, ठीक है, तो इसलिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं हमारी जो है पाइल फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन को, ठीक है। तो सेटलमेंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं और जनरली हमारी जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है ना, उन्हीं में इसका यूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ बैचिंग। अब बैचिंग क्या होता है, ठीक है। बैचिंग क्या है, हमारे पास एक मेजरमेंट का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, जो मेजरिंग डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है ना, कंक्रीट की, कंक्रीट मटेरियल्स रहता है, जैसे हमारे पास सीमेंट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गए, सैंड हो गया, वाटर हो गया, और जिसके लिए हम लोग कंक्रीट बनाने के लिए इनकी हम लोग क्या करते हैं, मेजरिंग करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बैचिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बैचिंग कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, वॉल्यूम बैचिंग होती है और वेट बैचिंग होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है प्रॉपर। तो इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, हम प्रॉपरली आपके कमेंट्स का आंसर करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है ग्रूटिंग। ग्रूटिंग क्या होता है, ग्रूटिंग बेसिकली क्या होता है, जब हमारी जो कंक्रीट होती है ना, कंक्रीट को हमारी होती है वो फ्लूइड फॉर्म में होती है, ठीक है, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारी वॉइड्स होती हैं उनको फिलअप करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रूटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी अगर भाषा में आप याद रखें तो कंक्रीट जो हमारी फ्लूइड फॉर्म में होती है जब, और उसको हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारी वॉइड्स वगैरह को फिलअप करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्रूटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्लम्प फॉर कॉलम, ठीक है। जो हमारा कॉलम है उसके लिए रिकमेंडेड स्लम्प क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग कोई लाइट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए 25 से 50 हो जाता है, ठीक है। अगर कोई हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है हमारा तो उसके लिए हम लोग 100 to 150 यूज़ करते हैं। और मान लो अगर कोई मीडियम है, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन चल रही है हमारी, ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा रिकमेंडेड स्लम्प रहता है कॉलम का, उसको हम लोग 50 to 100 के बीच में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके रिकमेंडेड स्लम्प हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनको साइट्स पे बहुत ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने के लिए बोला जाएगा। जब आपको हम लोग जो है वर्केबिलिटी टेस्ट करेंगे तो स्लम्प टेस्ट करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो अगर कॉलम के लिए आप कर रहे हो तो आपको बोलेंगे कि स्लम्प टेस्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू किसके बीच में लाइज कर रही है, आप कौन सी बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके। जैसे आप हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, 30 फ्लोर 40 फ्लोर, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि हैवी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसका जो रिकमेंडेड स्लम्प है 100 to 150 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रेनाइट जनरली टेकन इन अकाउंट, ठीक है। जो ग्रेनाइट होता है उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी लेते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, या आपको ये न्यूमेरिकल पॉइंट क्या इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एग्जाम्स रहते हैं एसएसजे, आरआरबीजे वगैरह जो भी एग्जाम्स रहते हैं सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, और आपको इंटरव्यू क्वेश्चन के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फ्रेशर सिविल इंजीनियर के रिलेटेड भी उनको भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी बेरिंग कैपेसिटी रहती है ग्रेनाइट की, जनरली हम लोग लेते हैं 30 to 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लेते हैं, तो इसका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ टैंपिंग रॉड यूज इन स्लम्प टेस्ट, ठीक है।
जब हम लोग स्लम्प टेस्ट करते हैं तो तब क्या करते हैं हम लोग, जो हमारी उसकी कोन होती है, ठीक है, फर्स्ट टर्म की शेप में हमारा जो स्लम्प का मोल्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग करते हैं 3 लेयर्स में, जब भरते हैं 3 लेयर्स में या 5 लेयर्स जैसे आप भरते हैं। अगर 3 लेयर्स में भर रहे हैं तो उसका क्या करते हैं हम लोग, टैंपिंग करते हैं, ठीक है, जो हमारी वॉइड्स वगैरह उनको ख़त्म करने के लिए प्रॉपर जो है, ठीक है। तो उसमें टैंपिंग करते टाइम जो हमारा जो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती है, उसका जो डायमीटर होता है टैंपिंग रॉड का क्या होता है, शेप कौन सी होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर मैं आपको इसके साथ डिस्कस करूँ आपके साथ, तो जो हमारा टैंपिंग रॉड होती है, जो उसका डायमीटर रहता है, ठीक है, वो रहता है 16 mm, ठीक है, और इसकी लेंथ जो रहती है वो रहती है कितनी, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और इसका जो एक एंड है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है एट वन एंड, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अब कौन से सीमेंट की बात हो रही है, सबसे पहले ये बात है, अगर आपको पूछा जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो आपको स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा है, तो आपको उसको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंसीडर करना, ओपीसी, ठीक है, जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो कितना रहता है, 30 मिनट्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, व्हाट इज़ द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। आप फाइनल सेटिंग टाइम किसका पूछ रहा है, ये भी हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का पूछ रहा है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हमारा फाइनल सेटिंग टाइम है वो कितना रहता है, 10 हॉर्स रहता है। तो हॉर्स को आप मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी हावर्स शुड CBR सैम्पल्स बी सोक्ड, ठीक है, जो हमारा CBR सैंपल रहता है उसको सोक करने के कितने घंटे लगते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें हम लोग तो कितने रहता है, 96 आवर्स रहता है। ये क्वेश्चन आपको जनरली जो हमारा रहते हैं, ठीक है, हमारे जो MCQ एग्जाम्स वगैरह रहते हैं उसमें पूछा जा सकता है आपको CBR सैंपल्स को सॉर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, और इंटरव्यूज़ में तो पूछा ही जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पूछेंगे अगर CBR सैंपल है तो उसको सॉर्ट करने में कितना टाइम लेते हैं, तो 96 आवर्स लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ क्विक सेटिंग सीमेंट। जो हमारा क्विक सेटिंग सीमेंट होता है उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या रहता है, तो क्विक सेटिंग सीमेंट का जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम रहता है वो रहता है 5 मिनट्स, ठीक है। और इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना रहता है, या मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि इससे पहले मेरी जो वीडियोज़ आ चुकी हैं जिसमें मैंने SSC के MCQ कवर करे हुए हैं प्रॉपर सीमेंट के ऊपर, तो उसमें मैंने बहुत बार आपको हर एक सीमेंट के ऊपर बताया है, और इसकी एक अलग से भी मैंने वीडियो बना रखी है, आपको वो इंजीनियर नीड्स टू नो में जाके एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको जाके मिल जाएगी, जो हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट हैं उसका इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको हर एक सीमेंट के लिए प्रॉपर जो इंपॉर्टेंट सीमेंट है हमारे उसके लिए मिल जाएगा, जैसे हमारा जो लो हेड सीमेंट हो गया, उसके बाद में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वगैरह हो गया, जो भी एल्यूमिनियम कंटेंट सीमेंट होते हैं, तो ये सारे सीमेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो बना रखा है, तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइड फेस ऑफ अ ब्रिक इज कॉल्ड, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ब्रिक है उसका जो लॉन्गर फेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ब्रिक को देखोगे तो एक उसका लॉन्गर फेस होता है और एक शॉर्टर फेस होता है, ठीक है। ऊपर से जो फेस होता है शॉर्टर फेस होता है और साइड से जो होता है वो शॉर्टर फेस होता है, ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो ये उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेचर, ठीक है। जो लॉन्गर साइड का फेस होता है ब्रिक का उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टर साइड के फेस को क्या बोलते हैं ब्रिक को, ठीक है। शॉर्टर साइड का जो फेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हेडर। तो इन दोनों चीज़ों को आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, हेडर क्या होता है और स्ट्रेचर क्या होता है। लॉन्गर फेस जो होता है हेडर होता है, और जो शॉर्टर फेस होता है वो लॉन्गर फेस जो होता है वो स्ट्रेचर होता है, और जो शॉर्टर फेस होता है वो क्या होता है, हेडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोर्शन ऑफ ब्रिक कट अलॉन्ग इट्स विड्थ, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ब्रिक क्या है उसका पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी विड्थ के अलॉन्ग कट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके जो हमारा, ठीक है, उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग बैट, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, बैट बोलते हैं अगर हम लोग उसको कट करते हैं लॉन्ग इट्स विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक्स। अगर हम लोग ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, तो कौन कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेप आ जाता है हमारे पास मोल्डिंग रहता है, उसके बाद रहता है ड्राइंग के बाद रहता है वर्निंग, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन निकल के आता है, जब हम लोग ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, जो हम लोग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे हम लोग इसको वन करते हैं, इसका आप मुझे कमेंट्स करिए, कमेंट में बताइए कि कितने डिग्री रहता है। तो देखते हैं कितने मतलब जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं कितने लोगों को पता है कि हमारी जो ब्रिक्स होती हैं जब हम लोग उसकी जो बर्निंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने डिग्री टेम्परेचर रहता है इसका, तो इसको कमेंट में मुझे बताइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। M25 एम इसमें जो है हमारा होता है मिक्स, और 25 जो है ग्रेड ऑफ कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ रहती है कंप्रेसिव, मतलब आफ्टर 25 डेज, मतलब 28 डेज के बाद, सॉरी, ठीक है। तो इसमें M25 ग्रेड जो रहता है कंक्रीट का, ठीक है, उसमें पूछा जा रहा है कि इसकी रेशियो क्या रहती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ठीक है।
तो पहले नंबर तो रेशियो होती किसकी इसकी है, सीमेंट की होती है, फाइन एग्रीगेट की होती है और कोर्स एग्रीगेट की होती है। पहले क्या होता है, सीमेंट, फिर फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। M25 के लिए बात करूँ तो क्या रहता है, 1 जैम 2 रहता है, ठीक है। एक अगर पोर्शन सीमेंट का, एक पोर्शन फाइन एग्रीगेट का और 2 पोर्शन कोर्स एग्रीगेट के, ठीक है। 2 जे इसकी प्रॉपर रेशियो रहती है, ठीक है, M25 ग्रेड के लिए। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, M5 से लेके M5 की, M7.5 की, 10 की, M15, उसके बाद M25 के लिए कौन कौन सी इसकी जो रेशियोज़ रहती हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का रहता है तो इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई है किस तरीके से इसको याद रखना है। तो उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि M25 के लिए, आपको M10 के लिए पूछा जा सकता है, M15 के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको प्रॉपर हर एक के लिए पता होना चाहिए। तो उस वीडियो को आप एक बार जरूर देखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द वॉइड रेशियो, ठीक है। वॉइड रेशियो क्या रहता है, ठीक है। वॉइड रेशियो बेसिकली क्या होता है, एक रेशियो होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो वॉइड्स का वॉल्यूम होता है ना उसको लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, हमारे जो सॉलिड का वॉल्यूम होता है ना उसके साथ डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमारे पास निकल के आएगा उसको बोलते हैं हम लोग वॉइड रेशियो, ठीक है। वॉइड रेशियो क्या होता है, बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स, ठीक है। तो इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वॉइड रेशियो को किससे डोनेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं कमेंट्स में आपको इसका आंसर कर दूंगा, ठीक है। आई होप आप सबको पता होगा कि वॉइड रेशियो किससे डोनेट किया जाता है, तो आप मुझे बताइएगा इसका कमेंट्स में आंसर। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस देखे। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंस्टाग्राम की आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। हम आपके डाउट्स का वहाँ पे भी आंसर करेंगे अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है। तो आई होप आप अच्छे तरीके से सब पढ़ रहे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आप किसी कंपनी में, अगर अपनी ड्रीम कंपनी में सिलेक्शन करवाना चाहते हैं अपनी, तो आप इसको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस वगैरह को देखिए जो मैं भी बता रहा हूँ, और अपनी प्रिपरेशन को चालू रखिए ताकि आपकी अच्छे तरीके से सिलेक्शन हो सके, आप अच्छे तरीके से अपना इंटरव्यू क्वेश्चन जो हैं उसको क्लियर कर सकें। तो आप मेरी पहले वाली वीडियो पे, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पहले 100 क्वेश्चंस कवर करे हुए हैं ऑलरेडी। तो आज हम लोगों ने नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कवर करे। अब इसके जो 75 क्वेश्चन रिमेनिंग है, 200 की सीरीज़ है, वो भी बहुत जल्द मैं अपने यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। तो आप उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा, अपकमिंग जो मेरी वीडियोज़ रहेंगी। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मेरी न्यू वीडियो आई तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हम सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको बता दूं कि साथ साथ में एकेडमिक भी कवर कर रहा हूं, जिसमें मैंने DSS की क्लासेस ले रहा हूं, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जो होता है उसकी क्लासेस ले रहा हूँ मैं प्रॉपर। और साथ साथ में हमारा जो रीजनिंग का सेक्शन रहता है, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं 1000 क्वेश्चन की मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सीरीज़ बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि उसमें मैं जो क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ उसमें पहले अभी हम लोगों ने नंबर सीरीज से स्टार्ट करा तो 30 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं उसमें। तो अब मैं उसमें, क्योंकि अभी तक तो मुझे लग रहा है कि वो क्वेश्चन कम है थोड़े, तो मैं और वीडियोज़ उसके ऊपर भी लाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग, उसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है हमारा रीजनिंग का, उसको भी आप जरूर देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, जो एकेडमी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो SSC JEE या किसी एग्जाम्स के रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर मैं SSC JEE के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताता हूँ, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा उस टॉपिक के रिलेटेड बन सकते हैं। कोई मान लो कि कोई क्वेश्चन आपको पूछा गया, जैसे कि आपको पूछा गया कोई एक प्रॉपर्टी पूछी जाती है, जैसे कि ट्राइकैल्शियम सिलिकेट की प्रॉपर्टी पूछी जाती है, तो मैं आपको पूरा ट्राइकैल्शियम सिलिकेट के ऊपर बताता हूँ, उसके ऊपर ऑलरेडी पूरे बताता हूँ डीप में कि और कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जाएंगे। तो एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा जो मेरी SSC JEE के जो मैंने क्वेश्चन कवर करे हुए हैं, तो आपको पता अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, किस तरीके से हम लोग वीडियोस को पूरा बनाते हैं और किस तरीके से आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो आई होप उससे आपका क्लियर होगा, आपको कुछ ना कुछ मदद मिलेगी आपके एग्जाम्स के रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू गाइस।